इसकी लाश सादुद्दीन कोपी को भेज दो। हमें फौरन ओगैदे की तरफ रवाना हो जाना चाहिए उलू बिलगे। तुम बुरी तरह जख्मी हो नुयान, तुम्हें आराम करना चाहिए। अगर महल में गद्दार ना होते तो सुंगर तेकिन कभी बेनकाब ना होता। महल के गद्दारों को एक एक करके साफ कर दिया है हमने। महल के गद्दार हमारे कबीले तक भी पहुंच गए हैं। अमीर सादुद्दीन, आप कौन सी सफाई की बात कर रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, पिछली किस्त के एंड पर आपने देखा कि अर्तुरुल और उसके साथी कबीले में वापस पहुंच गए थे। इस किस्त के आगाज में अर्तुरुल अपनी वालदा और गुंदोगदो से मुलाकात करता है। गुंदोगदो से बताता है कि ताजिर अफरासियाब नोयान का आदमी निकला था और उसने सलजान को अगवा कर लिया था। फिर मैं सलजान को वापस ले आया था और नोयान को भी पकड़ लिया था और उसे कबीले में ले आया था। अर्तुरुल कहता है, अल्लाह का शुक्र है कि हमें ऐसे दिन देखने को मिले हैं। तो नोयान का क्या हुआ? फिर हाइमा खातून बोलती हैं, हम नोयान को मारने ही वाले थे कि अमीर सादुद्दीन आ गया। हमारी रियासत और मंगोलों के दरमियान सुलह का मायदा हो गया था। अर्तुल कहता है, लेकिन इसका नोयान से क्या ताल्लुक? हाइमा खातून कहती हैं, हमने नोयान के बदले में 3 सल्जूक कमांडर मंगोलों से वापस लिए हैं। अर्तुल गुस्से में आ जाता है और कहता है, यह आप क्या कह रही हैं वालिदा, और भाई आपने ये कैसे होने दिया? गुंदोगदो कहता है, हम रियासत के सुलह के मायदे को खराब नहीं करना चाहते थे। अर्तुल गुस्से से खड़ा हो जाता है और कहता है, जो आदमी अपने मकसद के लिए हमारे कबीले की औरत को अगवा कर सकता है उसको आपने ऐसे कैसे जाने दिया? अब वो हमसे और हमारे प्यारों से बदला लेगा। क्या सुंगर तेकिन ने आपको रोका नहीं? हाइमा खातून कहती हैं, उसने तो हमें ऐसा करने पर रजामंद किया था। फिर गुंदोगदो खड़ा होता है, अर्तुल से कहता है, तुम बताओ भाई, अगर तुम हमारी जगह होते तो क्या करते? क्या हम इन पहाड़ों में अपनी रियासत के लिए नहीं लड़ रहे? तो क्या हम उनके फरमान को नहीं मानेंगे? अर्तुल कहता है, खून बहता है तो अमन अपना रास्ता निकाल लेता है भाई, लेकिन वो अमन जो जाहिल नोयान के जरिए से आए वो ना ही हमारे कबीले और ना ही रियासत के लिए फ़ायदा मंद है। फिर अर्तुल वालदा से कहता है, वालदा, पहले भी आपकी गलतियों की वजह से हमने भारी कीमत चुकाई है। अब देखना है कि इस गलती की क्या कीमत चुकानी पड़ेगी। फिर अर्तुल गुंदोगदो से पूछता है, सुंगर तेकिन कहाँ है? गुंदोगदो कहता है, वो नोयान के पीछे गया है और दिली दामिर भी उसके साथ है। इतने में कबीले का ढोल बजता है और वो बाहर निकल जाते हैं। सुंगर तेकिन दिली दामिर की लाश लेकर कबीले में पहुंच गया था। कबीले के लोग इकट्ठे हो जाते हैं। फिर दिली दामिर की लाश को घोड़े से उतारा जाता है। सब लोग रोने लगते हैं। अर्तुल पूछता है, किसने किया है ये? सुंगर तेकिन कहता है, तानगुत ने। मैंने तानगुत को मार दिया है, लेकिन नोयान भागने में कामयाब हो गया है। अर्तुल गुस्से और गम से उठकर चीखने लगता है। फिर तुर्गुत और अर्तुल के दूसरे साथी आते हैं। तुर्गुत दिली दामिर का हाथ पकड़कर रोने लगता है। वो उनको अपने वालिद की तरह समझता था। कबीले के सब लोग गमगीन थे और रो रहे थे। दूसरी तरफ नोयान और उलू बिल के रास्ते में एक जगह रुकते हैं। नोयान कहता है, जरूर सादुद्दीन ने तानगुत को कोई हड्डी फेंकी थी, वरना तानगुत ऐसे मेरे खिलाफ न जाता। इतने में कुछ मंगोल सिपाही तानगुत की लाश लेकर वहां पहुंचते हैं। नोयान खड़ा होकर उसे देखता है और कहता है, इसकी लाश सादुद्दीन कोपी को भेज दो। हमें फौरन ओगैदे की तरफ रवाना हो जाना चाहिए उलू बिलगे। तुम बुरी तरह जख्मी हो नोयान, तुम्हें आराम करना चाहिए। इसके बाद नोयान कहता है, हमारे पास वक्त नहीं है, अभी मुझे एक बड़ी और मजबूत फौज तैयार करनी होगी जंग के लिए, इसलिए हमें फौरन वापस जाना होगा। दूसरी तरफ गुमस तेकिन मेहमान खाने में सादुद्दीन के पास पहुंचता है। गुमस तेकिन कहता है, हमारी रियासत ने सुलह का मायदा कर लिया, लेकिन उन्हें इसकी कोई परवाह नहीं है। सुंगर तेकिन और दिली दामिर ने नोयान को मारने के लिए उसका पीछा किया है और तानगुत को मार दिया है। सादुद्दीन चौंक जाता है। फिर गुमस तेकिन बताता है कि नोयान भागने में कामयाब हो गया है और दिली दामिर शहीद हो गया है, और जब तक सुंगर तेकिन और अर्तुल जिंदा हैं ये हमारे रास्ते में मुश्किलात पैदा करते रहेंगे। सादुद्दीन कहता है, कल मैं दिली दामिर के जनाजे पर जाऊंगा और अपने बहादुर भाइयों का दुख बांटूंगा। गुमस तेकिन कहता है, ये आप क्या कह रहे हैं? मैं कह रहा हूं कि उन्हें मरना चाहिए और आप उनका दुख बांटने की बात कर रहे हैं। सादुद्दीन कहता है, हर मसले का हल तलवार नहीं है, बल्कि मैं ऐसी चाल चलूंगा कि सुंगर तेकिन और अर्तुल मेरे लिए लड़ेंगे और लड़ते लड़ते मार जाएंगे। गुमस तेकिन कहता है, ये कैसे होगा? सादुद्दीन कहता है, ये तुम्हें वक्त बताएगा, अब तुम जाओ। उसके जाने के बाद एक सिपाही अंदर आकर बताता है कि एक अवारा घोड़ा यहाँ पर बास्केट लेकर आया है। सादुद्दीन कहता है, अंदर ले आओ। सादुद्दीन बास्केट खोलता है तो उसमें तानगुत की लाश पड़ी थी। फिर वो उसकी जेब से मोहर तलाश करने की कोशिश करता है, लेकिन उसे नहीं मिलती। सादुद्दीन समझ जाता है कि मोहर सुंगर तेकिन ने हासिल कर ली है और कहता है, इसका मतलब है कि रियासत की मोहर अच्छे हाथों में है। इसकी लाश उठाकर जंगल में फेंक दो ताकि जानवर इस पर दावत उड़ा सकें। अगले दिन सुबह के वक्त दिली दामिर का जनाजा उठाकर कब्रिस्तान में लाया जाता है। सब लोग अल्लाह अकबर के नारे लगाते हैं। इसके बाद दिली दामिर को कब्र में उतार दिया जाता है। तुर्गुत रोते हुए उन पर मिट्टी डालना शुरू कर देता है। फिर बाकी लोग भी बारी बारी मिट्टी डालते हैं। इतने में सादुद्दीन अपने सिपाहियों के साथ वहां पहुंच जाता है। मिट्टी डालने के बाद सब लोग दुआ करते हैं।
फिर तुर्गत एक स्याह पट्टी निकाल कर अपने सर पर बांध लेता है जो शौक की अलामत थी। इसके बाद लोग वहां से जाने लगते हैं। सुंगर तेकिन सादुद्दीन को आवाज देकर रोक लेता है और कहता है, हम दोनों आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। सादुद्दीन कहता है, सबसे पहले मुझे बहुत अफसोस है, मैंने सुना है कि दिल्ली दामीर आपके बहुत करीब था। फिर वो अर्तुल को देख कर कहता है, तो आप अर्तुल हो, हमारे सुल्तान के फख्र का जरिया। फिर अर्तुल कहता है, अगर महल में गद्दार ना होते तो सुंगर तेकिन कभी बेनकाब ना होता। महल के गद्दारों को एक एक करके साफ कर दिया है हमने। महल के गद्दार हमारे कबीले तक भी पहुंच गए हैं अमीर सादुद्दीन। आप कौन सी सफाई की बात कर रहे हैं? इसके बाद अर्तुल कहता है, ये जान लो कि मैं वो हाथ तलाश करके काट डालूंगा जिसके हाथ में उनकी डोर है। सादुद्दीन कहता है, अगर आप लोगों ने रियासत का हुक्म माना होता तो दिल्ली दामीर आज जिंदा होता। सुंगर तेकिन कहता है, ये आप कैसे कह सकते हैं? क्या इतने सालों से हमने रियासत का हुक्म नहीं माना? सादुद्दीन कहता है, हुक्म मानने का ये मतलब नहीं कि जब आपका दिल करे हुक्म मान लें और जब दिल करे बगावत कर दें। आपको हर हाल में रियासत की अताअत करनी चाहिए ताकि रियासत आप पर एतमाद कर सके। अब मेरी बात गौर से सुनो। तानकुत की डोर शुरू से मेरे हाथ में थी। इससे पहले सब कुछ सही जा रहा था जब तक अर्तुल काराबे के मसले में शामिल नहीं हुआ और हर चीज बर्बाद कर दी। फिर सुंगर तेकिन आया और उसने मेरे घोड़े को काट डाला। सुंगर तेकिन कहता है, ये आप क्या कह रहे हैं सादुद्दीन? सादुद्दीन कहता है, अगर तुम तानकुत को ना मारते तो वो नुयान को मारने वाला था और फिर वो तुम्हारे वाली जिम्मेदारी लेने वाला था। मैं तानकुत को नया कमांडर बनवाने वाला था। यह रियासत तुम लोगों की तरह बकरियां चुरा कर कायम नहीं हुई। बता तुम जैसे बादों की मदद हमें जरूर मिली है, लेकिन रियासत तुम लोगों के ख्याल से बहुत ऊपर है। मेरी ख्वाहिश है कि तुम जैसे बहादुर लोग रियासत का हुक्म माने। दिल्ली दामीर का बदला हम लेंगे और नुयान को किसी तरह मार देंगे। इसके लिए मुझसे जो कुछ हो सका वो मैं करूंगा। फिर सादुद्दीन उनको अल्लाह हाफिज कहकर वहां से चला जाता है। उसके जाने के बाद अर्तुल सुंगर तेकिन से पूछता है, क्या ख्याल है भाई? सुंगर तेकिन कहता है, हमें इस पर एतमाद कर लेना चाहिए, आखिर ये सुल्तान अलाउद्दीन का करीबी आदमी है। अर्तुल कहता है, लेकिन मुझे कुछ अच्छा महसूस नहीं हो रहा, मैं सुल्तान अलाउद्दीन के खत का इंतजार करूंगा। फिर सुंगर तेकिन मोहर निकालता है और कहता है, मैं चाहता हूं कि मोहर अब महफूज हाथों में रहे। मैं ये मोहर सफेद दाढ़ी वालों को देना चाहता हूं। फिर वो मोहर अर्तुल के हवाले कर देता है और कहता है, मेरी जिम्मेदारी अब पूरी हुई, अब मैं वहीं जाऊंगा जहां मेरा कबीला जाएगा। इसके बाद वो दोनों गले मिलते हैं। दूसरी तरफ इब्नुल अरबी एक गार में मौजूद थे और वो एक बार फिर उम्मत मुस्लिमा के लिए दुआ करते हैं। अगले दिन कबीले में काई और दुर्गा के कुछ आम लोग इकट्ठे बैठकर आपस में बातचीत करते हैं। कुंदोगदो कहता है, सुलह का मायदा तो हो गया है लेकिन नुयान इसकी परवाह नहीं करेगा। सुंगर तेकिन कहता है, वो नहीं रुकेगा और हमें मारने के लिए वापस जरूर आएगा। तुझ तेकिन कहता है, यह चीज आपको उस वक्त सोचनी चाहिए थी जब आप उसको सादुद्दीन के हवाले कर रहे थे। कोरको सरदार कहता है, अब हमें मुस्तकबिल के बारे में सोचना चाहिए और अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए। अगर आप लोग इजाजत दे तो हम तुझ तेकिन और गोकचे की शादी शुरू करते हैं। हाइमा खातून कहती हैं, आप सही कह रहे हैं कोरकुत भाई, दिल्ली दामीर की शहादत का हमें बहुत दुख है, लेकिन जिंदगी चलने का नाम है, इसलिए हमें अपने बच्चों की शादी जल्द कर लेनी चाहिए। दूसरी तरफ हलीमा पानी की एक बाल्टी उठाकर ला रही थी। अर्तुल उसे रोक लेता है और कहता है, इस हालत में तुम क्या कर रही हो? हलीमा कहती है, आप मुझे सुल्तान की बेटी के तौर पर ना देखें, मैं अब कबीले की एक लड़की हूँ। फिर अर्तुल कहता है, बाहर का मौसम आते ही हम यहाँ से रवाना हो जाएंगे। हलीमा कहती है, कहाँ? अर्तुल कहता है, हम बिजांतीन की सरहद पर जाएंगे। हलीमा कहती है, क्या आपने वालदा और गुंदोगदो से बात कर ली है? अर्तुल कहता है, नहीं, मुनासिब वक्त आने पर करूंगा। हलीमा कहती है, आप जहाँ भी जाओ हम आपके साथ हैं। आप ये जान लो कि अब हम 3 हैं। और यहाँ इस किस्त का इख्तिताम हो जाता है।